नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो न्यू सीरीज स्टार्ट करा गया था योद्धा कंटेंट, आज हम योद्धा कंटेंट में क्लास नंबर 13 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 12 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की कंटेंट बाय करे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे और अपने तैयारी को एक सही दिशा में ले जा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा पुलिस के लिए, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं और जीके जीएस के जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं, बहुत कम पढ़ के। ठीक है, इतिहास गवाह है कि मेरे पढ़ाए गए कंटेंट से आज तक 80% से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो पूर्ण समर्पण के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं, आप भी जो है उतना ही समर्पण के साथ पढ़िए, तभी ज़्यादा फायदा हो पाएगा। देखिए, ये चैनल बेशक छोटा है, मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मेरी कंटेंट छोटा नहीं हो सकता क्योंकि मैं छोटा कंटेंट आपको पढ़ाऊँगा ही नहीं। ठीक है भैया, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट आपको जरूर कवर करते हुए चलना है, तभी आपको पूर्ण रूप से फायदा हो पाएगी। पहला जो प्रश्न है, दिसंबर 2024 के अनुसार अब तक कुल कितने महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये है भैया 5 महिला। कितने हैं? 5 महिला। आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन एग्जामिनर सोचेगा, इसीलिए मैंने ही पहले सोच लिया भाई, है ना। सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो महिला थी ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में। कब दिया गया था? 1971 में। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी जी थी, तो ये भी बात आपको पता ही होगा। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी बात आपको पता रखना है। 1975 में जो आंतरिक गड़बड़ी के मामलों के आधार पर जो आपातकाल का घोषणा किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई उस समय पीएम कौन थे? इस फॉर्मेट में 4-5 क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूछा जाता है कि आर्थिक मंदी के समय जो है देश के पीएम कौन थे? तो आप कहते हो पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह साहब। एक क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं। दूसरे पूछे जाते हैं, जब फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किया गया, यानी मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे या थी? तो भाई इंदिरा गांधी जी थी। 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। इसके अलावा पूछता है, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उस समय जो है पीएम कौन थी? तो भी आपका इंदिरा गांधी आंसर हो जाते हैं। तो ये कुछ एक मामले में जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पीएम को रिलेट करके पूछता है, ये मैंने आपको परोसा है। चलते हैं आगे। अब देखिए, बैंक का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ है और दोनों बार जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ही थी। एक बार 1969 में हुआ था और एक बार 1980 में हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का एक साथ हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का एक साथ हुआ था राष्ट्रीयकरण। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि इस फैक्ट में आपने देखा कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है, इनके अलावा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन है? तो ये भाई मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है 1980 में दिया गया था। एसएससी सीजीएल 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ होता है? तो मैसेडोनिया में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, है ना। इसके अलावा जो मदर टेरेसा है, इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1979 के अंदर। तो ये दोनों जो है लगातार वर्षों में है। तो पहले नोबेल आया था, फिर आया था भारत रत्न। किनके लिए? मदर टेरेसा के लिए। इन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके अलावा स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली को भारत रत्न से 1997 में सम्मानित किया गया था। अरुणा आसफ अली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के किस आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने सहयोग किए थे? तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब होती है? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होती है मुंबई के ग्वालियर टैंक से। इनके सूत्रधार कौन थे? एम.के. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी थे। ठीक है भाई, तो इनमें जो है अरुणा आसफ अली भी सहयोगी रहे थे गांधी जी का, ये ध्यान रखेंगे। और इन्हें 1997 में भारत रत्न दिया गया और ये सेकेंड वुमेन बनी जो भारत रत्न प्राप्त किए थे, है ना, महिला में, है ना। थर्ड होगा मदर टेरेसा के बाद। ओके, संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाली महिला जो है एम सुब्बा लक्ष्मी, और ओवरऑल भी ये प्रथम है और महिला में तो प्रथम है ही, जो आपका म्यूजिशियन है ना भैया। महिला में तो
प्रथम है ही, ओवरऑल म्यूजिशियन में भी प्रथम है। पहली बार वो मौका था जब किसी संगीतज्ञ को, संगीतकार को जो है भारत रत्न दिया जा रहा था। ये घटना होती है 1998 में, एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को दिया जाता है और ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक संगीत का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, तो जो भी साउथ भारत है वहीं तक कर्नाटक संगीत का एरिया आपको देखने को मिलेगा। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा भैया, कर्नाटक संगीत का क्षेत्र मिलेगा। बाद बाकी इंडिया, शेष भारत में हम जो है इसी प्रकार के संगीत को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नए बच्चे को समझ में नहीं आएगा, और या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, ये जो मैं हर चीज़ को लिंक कर पा रहा हूँ, अगर आप पढ़ते हैं मन से तभी चीज़ समझ में आ पाएगा। और ये जो है फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में तुरंत क्लिक होना कि इस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको भी आने लगेगा अगर आप मन से पढ़ेंगे तो मेरे साथ। ठीक है, चलिए देखिए, कर्नाटक संगीत की महारानी कहा जाता है एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। और जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी यही थी, एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रेमन मैग्सेसे को एशियाई नोबेल कहा जाता है, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। वर्ष 2001 में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान साहब और साथ में लता मंगेशकर जी, दोनों को एक साथ 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो इस प्रकार लता मंगेशकर फोर्थ भारतीय बनी, फोर्थ महिला बनी जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त की। ठीक है भैया, इसके अलावा लता मंगेशकर को जो है स्वर कोकिला कहा जाता है, अब हमारे बीच नहीं है। इनके अलावा संगीत के क्षेत्र में अब तक प्राप्त हुए भारत रत्न, इनका नाम बहुत याद रखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले एम सुब्बा लक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में मिला, कर्नाटक संगीत से संबंधित थी। फिर पंडित रविशंकर साहब को 1999 में मिला और ये सितार से संबंधित हुआ करते थे, है ना। ये अनुष्का शंकर के पिताजी हैं, है ना, और उदय शंकर के भाई हैं। उदय शंकर कौन है, जो आधुनिक नृत्य का जनक कहलाता है इंडिया के अंदर, फ्यूजन शैली के नृत्य सिखाते थे, कौन, उदय शंकर साहब। ठीक है भाई, तो पंडित रविशंकर साहब को सेकेंड टाइम मिला म्यूजिशियन में 1999 में। बिस्मिल्लाह खान साहब और लता मंगेशकर ये दोनों भी म्यूजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, दोनों के दोनों 2001 में दिए गए एक साथ। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था, ये भी पूछा जाता है, और ये 2008 में भारत रत्न प्राप्त करते हैं। भूपेन हजारिका साहब असमिया गायक थे, 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। इसके बाद जो है अभी तक किसी भी म्यूजिशियन को 2019 के बाद भारत रत्न नहीं दिया गया है। ठीक है भाई, इनके अलावा देखिए भारत रत्न का जो विधान है कि भाई एक साल में अधिकतम 3 ही आदमी को दिया जा सकता है, लेकिन 2024 में इस बात को काटते हुए एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को, मोनकाम्बू संबाविवन, MS स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, है ना। इनके अलावा पामुला प्रथी वेंकट, PV नरसिम्हा राव, इस शॉर्ट में भी लिखा है, लाल कृष्ण आडवाणी साहब और चौधरी चरण सिंह साहब, ये जो 5 जन हैं इनको 2024 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के प्रथम विजेता एक साथ 3 आदमी को, तो पहली बार भी 3 आदमी को दिया गया था। उनमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब जो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट और, है ना, दूसरे प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है भाई, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे जो है टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा राजगोपालाचारी साहब और CV रमन साहब को, ये तीनों को एक साथ 1954 में दिया गया था, अर्थात भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी, है ना। भारत रत्न भारत सरकार की सर्वोच्च सम्मान है, इनमें कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। कल अगर स्टेटमेंट के जैसा क्वेश्चन पूछे भारत रत्न से और आपसे पूछे कि इनमें कितनी राशि दी जाती है, तो आप कहेंगे इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है। इसका मतलब फिर आप कहते हो कि भैया ये देश के सर्वोच्च सम्मान है, तो भाई अलग अलग लेवल के फायदा दिए जाते हैं। ठीक है भाई, इनमें टैक्स में छूट दिया जाता है, हवाई यात्रा में छूट दिया जाता है, किसी राज्य में चले जाएंगे तो उसको गेस्ट हाउस वगैरह मुहैया कराए जाते हैं, प्रोटेक्शन दिया जाता है, ये बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन नगद राशि नहीं दिया जाता है इनको। अब आते हैं भैया, ये है परीक्षा दर्पण। जो बच्चे रेलवे की तैयारी हमारे कंटेंट से कर रहे हैं, इस सीरीज के अलावा परीक्षा दर्पण पढ़ना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। इसमें मैं जो कुछ पढ़ा दिया हूँ इस सीरीज में नहीं पढ़ाऊंगा। ये SSC, दिल्ली पुलिस, रेलवे, दुनिया के सभी एग्जाम के लिए मार्क बूस्टर का काम करेगा। और एक पैरासीटामोल 500 है, वो आपको जो है कंक्रीट जैसे फाउंडेशन देने के लिए, SSC और दिल्ली पुलिस के लिए तो पहले ही आपने पढ़ लिया होगा, आशा करते हैं। चलिए
रणजी ट्रॉफी 2025 के उपविजेता कौन रहे हैं? रणजी ट्रॉफी 2025 के उपविजेता रहे हैं केरला। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 में महाराणा रंजीत सिंह के नाम पर किया गया था। यह बीसीसीआई द्वारा आयोजित फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। फर्स्ट क्लास जिसे समझ में नहीं आता है तो टेस्ट फॉर्मेट समझ लेना है ना। टेस्ट क्रिकेट कैसा होता है, 1 से अधिक दिन चलती है, 4 से 5 दिन चल सकती है। वैसा ही ये रणजी का खेल होता है, 4 से 5 दिन तक चलती है। वर्ष 2024-25 के विजेता विदर्भ तथा उपविजेता केरल रहा है। यहाँ पे विनर और रनर अप की बात हो गई रणजी लेटेस्ट वाली। विदर्भ का यह तीसरा खिताब है, यानी यार 3rd बार ये जीते हैं विदर्भ। विदर्भ देखिए एक रीजन है जो महाराष्ट्र में ही है ना। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी दुनिया का पहला मैच, रणजी ट्रॉफी का जो पहला मैच है ये मद्रास और कर्नाटक, मद्रास और मैसूर भी लिखा रह सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैसूर को हम आजकल कर्नाटक के नाम से जानते हैं और मद्रास को आजकल हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। तो चेन्नई और कर्नाटक या मद्रास या मैसूर के बीच खेला गया था पहला मैच रणजी का। ये ध्यान रखेंगे कहाँ पे, चेपॉक स्टेडियम में खेला गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 के जो विजेता हैं ये कर्नाटक रहे हैं और यहाँ पे रनर अप कौन हो गए हैं, जो रणजी के विजेता रहे हैं, यानी विदर्भ यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जो है विदर्भ क्या हो गए हैं, उप विजेता हो गए हैं। और विजय हजारे के विजेता इस बार के कौन है, कर्नाटक हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। फाइनल मैच की बात करेंगे विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25, तो ये कोटाम्बी स्टेडियम जो गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है यहाँ पर खेला गया था। विजय हजारे ट्रॉफी ये किस प्रकार की खेल है, तो ये वनडे फॉर्मेट की खेल है और वनडे फॉर्मेट आप सभी को पता है पहले 60-60 ओवर का होता था, अब 50-50 ओवर के होते हैं। ठीक है, क्रिकेट तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, जिसे बीसीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993-94 में रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से किया गया था। बाद में विजय हजारे के सम्मान में 2007-8 में इसका नाम बदलकर विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया गया। ठीक है भाई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये T20 फॉर्मेट के बीसीसीआई द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है ना। और 2024-25 के जो विजेता रहे हैं ये महाराष्ट्र रहे हैं और उपविजेता रहे हैं एमपी। फाइनल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है, जो क्रिकेट का बॉडी है इंडिया लेवल पे, सर्वोच्च बॉडी कही है ना। इसकी मुख्यालय आपका मुंबई में है और इनके वर्तमान प्रथम अध्यक्ष जो थे आर ग्रांट गोवन थे, वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिनी है ना। और वर्तमान सचिव जो हैं देवजीत सैकिया हैं। पहले जय शाह साहब थे जिनका सिलेक्शन आईसीसी के अंदर हो गया, तो ये पोस्ट खाली हो गए, तो देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सचिव बनाया गया है ना। किस युद्ध के उपरांत भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शुरुआत हुई थी? ध्यान दीजिए यहाँ पे युद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई प्लासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, इसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी और इस युद्ध के उपरांत भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। यहाँ पे मैं सिर्फ कंपनी शब्द को काट दूं सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ कंपनी शब्द को डिलीट कर दूं और यहाँ पे मैं ताज लिख दूं या मैं यहाँ पे क्रोन लिख दूं, है ना, तो इसका आंसर बदल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1858, है ना। या फिर जो अगर युद्ध वगैरह की फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर आपसे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के बाद। बात समझना है, ये है भाई ब्रिटिश कंपनी, है ना, और ब्रिटिश क्रोन। ब्रिटिश क्रोन मतलब वहाँ के महाराजा रानी जो होता है ब्रिटेन में, उनके द्वारा शासन कब से होने लगा? 1857 के विद्रोह के बाद से, यानी 1858 से। ये क्वेश्चन फंसाने के लिए ही है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ब्रिटिश में भारत में ब्रिटिश कंपनी का जो है औपचारिक शासन लगभग कब से स्टार्ट हो गया? तो प्लासी के युद्ध में जैसे ही हार हो गई सिराजुद्दौला की, वैसे ही स्टार्ट मानी जाती है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। जो प्लासी का युद्ध हुआ था यहाँ पे लिखा है भी है कि इसके बाद जो है ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शासन शुरू हो गया। अब 1857 के विद्रोह जिसे मैं अभी बताया, भाई ये विद्रोह जो है पहला सिपाही विद्रोह था इंडिया में, बड़े लेवल का विद्रोह था। अलग अलग जगह से अलग अलग नेता जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं नेतृत्व किए से इस विद्रोह का, है ना। और इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ कि कहाँ से कौन किए थे। इनसे जो भी क्वेश्चन बन सकता है इसी सीरीज में मैंने पढ़ा दिया है।
1857 का विद्रोह इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में क्या होता है कि भारत पर ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित होता है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन चलाया जा रहा था यहाँ पे, अब जो है हमारा शासन व्यवस्था जो है सीधे ब्रिटेन से संचालित होने लगा था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यहाँ भी कुछ हुआ था सर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार कंपनी के राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रखा गया। अब ब्रिटिश सरकार मतलब फिर वही क्रोन ताज समझिए, ठीक है। 1784 में जो राजनीतिक काम होगा ना उसको ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत रखा गया, है ना। उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था, है ना। जबकि वाणिज्यिक कार्य जो कमर्शियल वर्क हुआ करता था वो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रतिबंधित है। तो यहाँ पे भी आप दोहरी नियम देख रहे हैं, अलग अलग कानून व्यवस्था पे अलग अलग लोग शासन देखते थे। ये पिट्स इंडिया एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था 1784 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसका क्यों लाया गया था, तो आप कहते हो कि जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। ठीक है भाई, ये एक सटीक आंसर है, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है गठन किस एक्ट में किया गया, तो आप कहते हो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर किया गया था। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद जो है इलाहाबाद की संधि 1765 में किया गया था। अब ये बताना मैं इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आप सभी को पता है कि बक्सर के युद्ध में इंडिया से त्रिगुटी सेना गए थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह का सेना, है ना। और उधर से जो है अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़े थे। लेकिन जो ये इलाहाबाद की संधि होती है ना, ये आपका मुगल बादशाह उस समय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, न कि हेक्टर मुनरो के बीच। इसीलिए यह पॉइंट बताना जरूरी समझा। नहीं तो जो बच्चे हेक्टर मुनरो के साथ 1764 का बक्सर का युद्ध याद कर सकता है और अगर ये इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुआ नहीं याद है तो 100% वो गलती करेगा, हेक्टर मुनरो को आंसर लगाएगा। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। नीचे दिए गए प्रमुख आंदोलन तथा उनके संचालनकर्ता के साथ किसका मिलान सही नहीं है। चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद, ये सही है जी। चिपको आंदोलन जो है चंडी प्रसाद हो गया। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा हो गया। इसके अलावा गौरा देवी हो गया, है ना। तो ये तीनों इनसे जुड़े हुए थे, तो अपने आप में ये सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर, ये दोनों की मिली जुली जो है प्रयास था, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, तो ये भी सही है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर, ये कुछ जमा नहीं। एप्टिको आंदोलन, पांडुरंग हेंगरे, ये भी सही है। तो जो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन है ये यहाँ पे मिसमैच है, गलत है। इनके जो सूत्रधार थे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, आलोक शुक्ला जी। कौन है भैया? आलोक शुक्ला जी। अभी आलोक शुक्ला जी पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय भी है, पिछले 6-7 महीना से। क्यों पता है? क्योंकि इनको जो है ग्रीन नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव अरण्य वन को, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है भाई, नंदन कानन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो भाई ये सुंदरवन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, सुंदरवन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। तो क्या ये हंसदेव अरण्य वन नहीं पूछे जाते? तो भाई पूछे जा सकते हैं। तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है। जो हंसदेव अरण्य वन है इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है, जैसे दुनिया का फेफड़ा अमेजन को कहा जाता है वैसे ही। अब देखिए ये जो शुक्ला साहब हैं, राजीव शुक्ला साहब, इन्हें वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसीलिए चर्चा का विषय है। अब गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड को ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जैसे एशियाई नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। नोबेल तो नोबेल है, ग्रीन नोबेल कहा जाता है भैया गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड को। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद और गौरा देवी के द्वारा चलाया गया था। ये पेड़ कटाई को रोकने वाली आंदोलन थी, यानी पेड़ों को संरक्षित करने वाली एक आंदोलन थी। वहाँ पे जो भी आंदोलन करता थे पेड़ से जाके चिपक गए, इसीलिए इनका नाम भी चिपको आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 1985 में पर्यावरण एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर तथा बाबा आमटे के द्वारा चलाया गया था। बाबा आमटे को गूगल ने 2018 में अपना डूडल समर्पित किया था। इस प्रकार की क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बड़े बड़े हस्ती हैं उनके नाम से अगर गूगल डूडल पेश करते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। डूडल आपने देखा होगा, जहाँ पे सर्च बार होता है वहाँ पे किसी चीज़ की इमेज आ जाती है, कभी कभी वही डूडल है ना। अभी आया था आपका घिबली वाला इमेज, उसी प्रकार का रहता है लगभग, है ना। तो ये जो है बाबा आमटे के लिए भी
भी इन्होंने 2018 में जारी किया था। अच्छा, ये जो भी इतने भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन होते हैं ये क्यों होते हैं, अभी इसका पता आपने, ये जो साउथ भारत में अभी अभी जंगल कटाई जो अभी रोक लग गई है, उसको जंगल काटने से देखे कितना हाहाकार मचा था। इसी प्रकार की जहाँ जहाँ कृत होती है इस प्रकार के आंदोलन जन्म लेते हैं। ठीक है भाई, कोई वीर होता है जो प्रकृति प्रेमी होती है और ऐसे लोगों को नमन है। चलिए, ये पिको आंदोलन 1983, यह दक्षिणी भारत के कर्नाटक इत्यादि क्षेत्र में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा चलाया गया था। यह भी पेड़ों के संरक्षण से संबंधित आंदोलन था, लाइक चिपको आंदोलन। इसे साउथ भारत का चिपको आंदोलन भी आप कह सकते हैं। देहिंग पटकाई बचाओ आंदोलन, अब ये असम से होगा, क्यों ना, है ना, पटकाई वाला नाम सुनते ही आप असम में जाओगे। यह 2020 में चलाया गया था, लेटेस्ट आंदोलन है। यह आंदोलन कोल माइनिंग के खिलाफ था। जब देहिंग पटकाई के प्रेमिसिस में जो है कोल माइनिंग का ऑर्डर दे दिया गया तो इनके विरुद्ध चलाया गया यह आंदोलन है। इनके प्रमुख सूत्रधार रोहित चौधरी हैं। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन ये 1730 है, कहीं कहीं आप 1700 ईस्वी देखेंगे क्योंकि इसके एग्जैक्ट ईस्वी किसी को पता नहीं है, बात तो सही यही है। ठीक है, तो जो बिश्नोई आंदोलन है, बिश्नोई समाज पूछे जाते हैं किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही प्रकृति पूजक समाज होते हैं। तो ये बिश्नोई आंदोलन जो है 1730 ईस्वी में राजस्थान में चलाया गया था। इनके सूत्रधार अमृता देवी बिश्नोई जी थी, है ना, और इन्होंने जो है वृक्षों के संरक्षण के लिए अपनी आहुति दी थी, है ना। खेजरेली के वृक्ष को संरक्षित किए थे वहाँ पे राजस्थान में, और बहुत सारे लोग जो है अपने प्राण की बाजी लगाए थे, है ना। सभी को नमन है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को ... कहा जाता है। जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर सुरक्षा युक्ति, सेफ्टी उपकरण है, उसे क्या कहते हैं, तो फ्यूज कहते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे उपकरण देखा होगा जिसमें फ्यूज लगा रहता है, घर में भी लगे रहते हैं, है ना, और जो भी फ्यूज वगैरह जो है आपके रेडियो वगैरह में भी लगे रहते हैं, अंदर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो क्या करता है कि किसी भी सर्किट में जब लिमिट से ज़्यादा विद्युत धारा का फ्लो होने लगता है तो फ्यूज क्या होता है, उसके गलनांक चूंकि कम होती है तो खुद ही टूट जाते हैं और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे सर्किट में लगे हुए उपकरण जलने से बच जाते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ। देखिए, ये आप कोई भी चीज़ को जलाने के लिए 2 वायर ले जाते हैं, एक फेज ले जाते हैं और एक आपका न्यूट्रल ले जाते हैं। यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया जी तो ये बल्ब जलेगा, है ना। एक तो आप डायरेक्ट भी जला सकते हो बल्ब जी, है ना, लेकिन जब मान लीजिए कि इस वायर में करंट का लोड बढ़ जाएगा तो आपका बल्ब जल जाएगा, खराब हो जाएगा तुरंत, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसी पाथ में, है ना, इसी रास्ते में एक हमने फ्यूज लगा देना है ना, एक हमने फ्यूज लगा देना है और ये आपका रहा बल्ब। ठीक है, एक हमने फ्यूज लगा दिया। इसकी रेटिंग कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 0.6 एम्पियर है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब क्या होगा कि जब हैवी करंट फॉलो होगा, क्योंकि इस करंट वाली ये जो फ्यूज है ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूटी देने का काम कर रहा है, एक दूसरे वायर को जोड़ने का काम कर रहा है बीच में खुद आकर। तो जब तेज लोड आएगा तो ये अपने आप में टूट जाता है और इधर से कनेक्शन कट हो जाती है और सप्लाई आपका यहाँ से आगे बढ़ता ही नहीं है और आपका उपकरण सेफ रहता है। ठीक है, ये है भैया फ्यूज, समझ गए होंगे, माफ कीजिएगा। फ्यूज तार का गलनांक कम तथा प्रतिरोध उच्च होनी चाहिए। इसके गलनांक जो है कम होना चाहिए, है ना, और रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। किसी भी चीज़ की रेसिस्टेंस हाई होंगे तभी वो चीज़ गर्म होता है। जैसे कोई भी उपकरण अगर कोई भी उपकरण, मान लीजिए कि कोई भी वायर से आप बल्ब जला रहे हैं और आपकी वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये कारण यह भी हो सकता है कि वायर में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है। यह भी हो सकता है कि वायर आपका बहुत ज़्यादा जो है रस्टी हो गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, तो भैया ये जो फ्यूज तार है ये किसके बने होते हैं, तो टीन और शीशा के मिश्रण से सामान्यतः बनाया जाता है। इसमें जस्ता वगैरह का भी इस्तेमाल हो सकती है। विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री, है ना, जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ठीक है भैया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव भी पूछे जाते हैं। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है ये वैज्ञानिक H.C. ऑस्टेड महोदय के द्वारा किया गया था 1820 ईस्वी में। विद्युत घंटी जो होती है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अब ये क्या होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जब किसी कंडक्टर से आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हो तो उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, यही चीज
इसी चीज़ की पुष्टि इस नियम से किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार, अब ये अलग चीज़ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक अलग चीज़ है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए विद्युत विभव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है और उस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर, जनरेटर इत्यादि जो है कार्य करते हैं। क्या, किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे आपका इलेक्ट्रॉनिक घंटी काम करता है, और जो फ्यूज हो गया ये सब जो काम करता है उष्मीय प्रभाव पे काम करता है, विद्युत के उष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने नोट करके लिखा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अभी रेलवे टेक्नीशियन ने भी पूछा है कि भाई ट्रांसफार्मर किस प्रकार की, कथन दिया गया था एक्चुअली वहां पे, ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ अल्टरनेटिव करंट में कार्य करता है। जनरली करंट दो प्रकार के होते हैं, एक अल्टरनेटिव होते हैं और एक डायरेक्ट होते हैं। ठीक है भाई, डायरेक्ट करंट में प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखा जाता है। अल्टरनेटिव करंट में प्लस माइनस उल्टा भी लगा दिए आप वायर तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें पॉजिटिव निगेटिव बहुत ज़्यादा मायने रखा जाता है। बैटरी में आपने देखा होगा, बैटरी के वायर को आप उल्टा जल देंगे तो क्या काम करेगा आपका उपकरण? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करता है आपको। अल्टरनेटिव करंट आपके घरेलू उपकरण अल्टरनेटिव करंट पे चलता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि घर में अगर बैटरी भी लगा है तो वहाँ एक जो है इन्वर्टर भी लगा होता है। क्या करता है इन्वर्टर? बैटरी से डीसी वाला करंट लेगा, उसको एसी में ट्रांसफर मतलब रूपांतरित करेगा और तब जो है घरेलू उपकरण को जलाएगा या चलाएगा। ठीक है भाई, तो जो ट्रांसफार्मर है ये सिर्फ अल्टरनेटिव करंट में काम करता है, और है ना। और ट्रांसफार्मर का उपयोग हम क्यों करते हैं, है ना? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं जो है वोल्टता को बढ़ाने घटाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि भाई 440 वोल्ट आपके घरेलू पोल पे आता है, जो आपके घर के पास पोल लगा हुआ है सरकारी, लेकिन आपकी घरेलू उपकरण चलना है सर 230 वोल्ट से, है ना। तो हम 430 से डायरेक्ट अगर मान लीजिए वायर खींच लिए तो 230 कैसे होगा? इसीलिए एक ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप डाउन किया जाता है वितरण करने से पहले। अब ये 440 वोल्ट से 2 वायर लगा के एक ट्रांसफार्मर के इनपुट वाले साइड में दे दिया जाएगा और आउटपुट वाले साइड से 230 निकाल के फिर से जो है आपके घरेलू उपकरण को जलाने के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट से कम किया जा रहा है, तो ज़्यादा से कम जब करेंगे तो इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। इसी का उल्टा, है ना, कम से ज़्यादा भी किया जा सकता है ट्रांसफार्मर के सहारे, तो उसे स्टेप अप कहेंगे। और एक कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी होते हैं जिसे सीवीटी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये ट्रांसफार्मर की कुछ बात हमने बता दिया। रेक्टिफायर अल्टरनेटिव करंट को यानी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदल दिया है। इसके विपरीत मैंने अभी कहा कि आपके घर में इन्वर्टर लगे होते हैं, है ना, जहाँ पे बैटरी रखी होती है एक, उसकी बैकअप। तो भाई इन्वर्टर क्या करता है? डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलते हैं। तो रेक्टिफायर और इन्वर्टर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। हुडली और लाखू गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? हुडली और लाखू गुफा ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लाखू गुफा में आपको नृत्य प्रमाण मिलेगा। प्राचीन काल के जो नृत्य करते हुए लोगों को दर्शाया गया है ये आपके लाखू गुफा में मिलेगा, और ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रश्न के माध्यम से हम गुफा को तो समझेंगे ही, उत्तराखंड के बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तराखंड राज्य का निर्माण की बात करते हैं, 2000 ईस्वी में हुआ था एक साथ 3 राज्यों का निर्माण, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है भाई, तो उत्तराखंड का निर्माण हो गया 2000 में। इसका नाम जब अलग हुआ था ना, जब उत्तर प्रदेश से, तो उत्तरांचल रखा गया था। बाद में 2007 में इसका नाम संशोधन करके उत्तराखंड रखा गया। इसकी राजधानी दुगो है, एगो तो देहरादून रेगुलर राजधानी है, और हाल फिलहाल इनके ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को भी मान्यता दे दिया गया है। उत्तराखंड की राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, और राजकीय पक्षी जो है मोनाल है। क्या भाई? मोनाल है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी हाइट डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, जैसे कंचनजंगा का पूछा जाता है। कंचनजंगा का 85-86 मीटर है, उसी प्रकार से जो नंदा देवी है इसकी हाइट की बात करेंगे 78-16 मीटर है। दूसरी सर्वोच्च चोटी जो उत्तराखंड की है ये है 77-56 मीटर। अब ये दोनों को दूसरे लैंग्वेज में भी आप व्यक्त कर सकते हैं कि भाई कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी तो आप नंदा देवी कह सकते हो, दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी तो आप कामेत कह
सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी घास के स्थलों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। जो उत्तराखंड में हिमालय के जो है ऊंचाई पर स्थित जो समतल घास का मैदान है जो काफ़ी नर्म होते हैं उसे बुग्याल या पयार कहा जाता है। और इसी प्रकार के घास के मैदान अगर आप कश्मीर साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पर इसे ही मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, ठीक है। इनके अलावा लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित क्षेत्र को दून या द्वार कहा जाता है। तो दो बात होगा भाई, दून या द्वार नहीं, पश्चिमी साइड का रहेगा तो दून कहते हैं और पूर्वी साइड यही रहेगा तो द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार देहरादून, हरिद्वार देहरादून, ठीक है। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित क्षेत्र को दून या द्वार कहा जाता है। ये तो हिमालय के विस्तारिता के बीच में मतलब कहाँ पे क्या पड़ेगा तो दून और द्वार कहलाएगा, ऐसा बताया। अगर भाई ऐसा न हो तो फिर दूसरे शब्दों में किसी भाग, कोई भी भाग अगर तीन ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है या चारों साइड से पहाड़ से घिरा हुआ है तो भी उसे दून या द्वार कहा जा सकता है, ठीक है। भारत में सबसे बड़े दून आपका देहरादून है जो उत्तराखंड की राजधानी है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन और भी क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। तीन तरफ से जलराशि से घिरा हुआ भाग को पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय कहते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे जो साउथ इंडिया की भारत है ना, यहाँ पे जो साउथ इंडिया इंडियन जो स्टेट है ये देखिए, पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी से घिरे हुए होते हैं, पश्चिम में आपका है ना अरब सागर से घिरे हुए होते हैं और दक्षिण में आपका हिंद महासागर से घिरे हुए होते हैं। तो ये जो पार्ट है ना ये तीनों साइड से घिरे हुए होते हैं, इसीलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो अगर कोई भी स्थान तीन ओर से जलराशि से घिरा हुआ हो और एक ओर से लैंड से घिरा हुआ हो तो ऐसे स्थलों को हम पेनिनसुला या प्रायद्वीपीय कहते हैं, ठीक है। अगर चारों के चारों ओर से जलराशि से घिरा हो तो आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे समुद्र के अंदर आप छोटे से आइलैंड पे मौज मस्ती करने जाते हैं, ये चारों साइड जो है आपके पानी रहते हैं, है ना, तो इसे हम आइलैंड कहते हैं। पहाड़ से कम, जो पहाड़ की एक औसत पैमाना यार्डस्टिक तय किया गया है उससे कम तथा मैदानी भाग के ऊंचाई वाले पोर्शन से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को हम पठार कहते हैं, ठीक है भाई। इससे हम क्या कहते हैं, पठार से। मान लीजिए ये है आपका पहाड़ तो इससे कम रहेगा, इससे कम रहेगा, लेकिन जो समतल प्रदेश है उससे ऊंचाई रहेगा तो ये आपका कहलाएगा पठार। क्या कहलाएगा, पठार। इंडिया में सबसे बड़ा पठार, सबसे विस्तृत पठार ये डेक्कन का पठार है जो 8 विभिन्न भारतीय राज्यों में जो है फैला हुआ है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि ये मिनरल्स से परिपूर्ण पठार है। पामीर के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। तो ये कुछ एक बात पठार से है ना। बाहर जो है बारिश स्टार्ट हो गई है तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। देश का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है, जिसे वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ये भी आपके जो है उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये दोनों के दोनों उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हो जाएंगे, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी उत्तराखंड में है तथा लवसना लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो यूपीएससी वगैरह करके लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं ये दोनों के दोनों आपके उत्तराखंड में ही मिलेंगे। अनुच्छेद 44 का प्रयोग करने वाला या लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है, ठीक है भाई, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कहिए या परियोजना कहिए या बांध परियोजना कहिए, ये टिहरी बांध परियोजना जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। हाल में ही 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड राज्य ने करवाया है जहां पर 33+2 खेल शामिल थे। इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब है कि 33 जो खेल है वो आपके मेडल इवेंट में शामिल किया गया था और 2 जो खेल है ये आपका प्रदर्शनी खेल के तौर पे शामिल किया गया था। तो मुख्य खेल जिसे मेडल मिला वो 33 है, टोटल खेल 35 है, ओके। इसके अलावा विजेता कौन है भैया, सर्विसेज टीम, और जो विजेता होते हैं उसे कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है, भालिंद्र ट्रॉफी, है ना, राजा भालिंद्र ट्रॉफी। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी साहब और जो राज्यपाल साहब हैं ये गुरमीत सिंह साहब हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु पर मांग के नियम लागू होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छे से समझना, बड़े बड़े 30 मार खान भी इस बात को नहीं समझेंगे अगर एग्जाम में आएगा तो, है ना। सिर्फ इतनी नहीं पढ़नी है कि मांग का नियम क्या होता है ना, डाउन ऑफ प्राइस, डिमांड हाई और प्राइस
प्राइस अप होती है तो डिमांड लो, ये तो सभी को आता है। आप इसके कारण तक पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार की रेलवे ने भी उठाया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है, कैपिटल पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत है ना, व्यय में क्या क्या आता है, मैंने पहले पढ़ा दिया था, बाद में एसएससी ने पूछा। इसी प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे, नो डाउट, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, मांग का नियम का वक्र ऋणात्मक होता है, ये सही है। अच्छा, ऋणात्मक और धनात्मक वक्र जो है बच्चे नहीं समझते हैं तो दिशा के अनुसार समझेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ हो रहा है तो समझेंगे ये मांग की, ये जो वक्र की नेचर होगा ये ऋणात्मक होगा। और लेफ्ट टू राइट अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये जो नेचर होगा इस कर्व का ये पॉजिटिव होगा। ये दोनों बात ध्यान रख लेना, लैंग्वेज आसान हो जाती है, ठीक है भाई। तो मांग का नियम का वक्र कैसा होगा, ऋणात्मक, मींस लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तुओं के कारण भी मांग का नियम आरोपित होती है, ये भी बात सही है। अब इन दोनों कथन को हम डिटेल में समझेंगे और जो भी मांग के नियम का कारण बनता है हमारे इकोनॉमिक्स के टर्म में उनको भी समझेंगे। आइए, उपयुक्त दोनों कथन सत्य हो गया आपका, है ना। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका मांग घट जाता है। किसी वस्तु की कीमत जो है बढ़ गई तो मांग घट गई। मान लीजिए ये 0 है, ये y है और ये आपका x एक्सिस है ना। किसी वस्तु की कीमत जब 5 रुपये प्रति नग था तो उस समय मान लीजिए कि जो है आपका 10 पीस बिकता था, तो इस प्रकार का हो जाएगा। अब मान लीजिए 10 रुपये हो गया है आपका प्रति वस्तु और इसकी डिमांड घटेगा चूंकि, तो अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो भैया मांग यहाँ पे हमने रुपया रखा है, RS लिख देता हूँ, और यहाँ पे हमने डिमांड रखा है। यानी जैसे जैसे प्राइस अप होगा डिमांड आपका घटेगा, ये मांग का नियम है, ठीक है। मांग के नियम का जो स्लोप होता है कैसा, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कैसा मैंने बताया, लेफ्ट टू राइट, नीचे साइड। यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, जो चीज़ मैं यहाँ पे बना के कोशिश की आपको बताने का, ये बनी बनाई है, ये मैंने इमेज लिया है गूगल से, ठीक है। ये देखिए मांग वस्तु की कीमत है ना, और ये है आपकी वस्तु की मांग। यहाँ से अच्छे से समझेंगे, जब किसी वस्तु की 1 रुपया कीमत था तो उस समय आप देख रहे हैं इसकी मांग 5 थी। अब जैसे 2 रुपया कीमत हुई, मांग घट गया, 4 हो गए, 3 रुपया हो गया, 3 हो गए, मांग 4 हो गए, थोड़ा और घट गया, और 5 हो गए तो बहुत ज़्यादा घट गया, है ना। तो इसका आप देखते हैं इस प्रकार से बनता है, इसका जो है इस प्रकार से बनते हैं, और इसका जो अपन स्लोप खींचते हैं ये क्या होता है, नीचे की तरफ, है ना। चलते हैं आगे। मांग का नियम एडम स्मिथ ने दिया था। मांग और पूर्ति का नियम बाद में इस पे कौन, अल्फ्रेड मार्शल ने काम किए थे। मांग का नियम लागू होने या मांग का वक्र ऋणात्मक निम्नलिखित कारणों से होते हैं। अब मांग का नियम लागू होने वाले कौन कौन से कारक हैं, यहाँ से क्वेश्चन इस बार उठाया एग्जामिनर, तो इसे धीरे धीरे समझिए, ठीक है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट में था कि प्रतिस्थापन वस्तु भी मांग के नियम आरोपित कराने में प्रमुख योगदान देते हैं या कारण बनते हैं। सबसे पहले ये प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, तो ऐसा वस्तु जिसको उपभोक्ता एक ही आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करता हो। जैसे आप कोई भी, बहुत ही रेयरली कोई होगा कि चाय और कॉफ़ी एट अ टाइम पीता होगा। जिस समय चाय पीते होंगे उस समय आप शायद कॉफ़ी नहीं पीते होंगे, जिस समय आप कॉफ़ी पीते होंगे शायद उस समय आप चाय नहीं पीते होंगे, जिस समय आप कोका कोला पीते होंगे शायद आप थम्स अप नहीं पीते होंगे, है ना, और जिस समय आप मिरांडा पीते होंगे शायद आपको कोका कोला नहीं पीते होंगे। कहने का मतलब है वह 2 या 2 से अधिक वस्तुओं जो उपभोक्ता एक ही जरूरत को पूरा करने के लिए करता हो, जैसे विभिन्न प्रकार की दाल। अब मसूर की दाल घर में बनी है तो जरूरी थोड़ी है कुछ दिन और हर का ही बनेगा, और रेयरली बनेगा भाई कोई बहुत अमीर है तो, है ना, नहीं तो नहीं बनता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की ठंडा पेय पदार्थ, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, ये सब क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु है कि भाई एक से नहीं दूसरे से काम चला लेंगे। तो भाई इसमें क्या होता है, क्यों यहाँ पे ये मांग का नियम आरोपित करवाने में योगदान करते हैं। तो मान लीजिए कि भाई आपने, ये है अरहर का दाल, ये है अरहर का दाल, और ये है आपका मूंग का दाल, है ना। जैसे अरहर की दाल की प्राइस बढ़ेगी, मूंग की दाल की डिमांड बढ़ेगी, है ना, मूंग की दाल की डिमांड बढ़ेगी। इसका मतलब अगर सिर्फ अरहर पे विचार किया जाए तो इसका जब प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड घट जाता है ना। नहीं समझे, देखिए अरहर की दाल है, ये मूंग की दाल है, ये 2 अलग अलग चीज़ है, ठीक है। और ये प्रतिस्थापन वस्तु है, दोनों दाल ही है, दोनों सेम ही जरूरत को पूरा करवाता है, लोगों को प्रोटीन देने का कार्य करता है। तो अगर अरहर की दाल की प्राइस बढ़ेगी तो मूंग की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई दाल तो खाना है, अब अरहर महंगा हो गया तो मूंग खा रहे हैं।
तो खाली अरहर पे आप विचार कीजिए तो डिमांड बढ़ने से इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड तो घट गई है ना भाई, इसकी घटी है ना, इसीलिए ये मांग के नियम आरोपित करने में मदद करता है। प्रभाव, आय प्रभाव भी होता है। एक तो डायरेक्ट आय बढ़ गया किसी भी आदमी का, है ना, तो भी वो ज़्यादा चीज़ खरीदना स्टार्ट करेगा। और एक होता है वास्तविक आय में वृद्धि। ये क्या होती है, मान लीजिए कि 50 रुपये कोई चीज़ है, अब ये घट के 40 रुपये हो गई है ना। पहले कोई भी आदमी 2 किलो खरीदता था, 50 रुपये थे, 100 रुपया खर्च करते थे ये अमुक चीज़ पे, ठीक है। अब चीज़ कुछ भी है, मान लीजिए नमक ही है, नमक कहना सही नहीं रहेगा, चीनी कहिए, क्योंकि नमक कांस्टेंट खर्च है भाई, उसकी खर्च नहीं बढ़ सकती। चीनी है मान लीजिए तो 100 रुपया, अब जो ये 40 रुपये हो गए, अब इतने में कितने केजी चीनी आ रहा है, तो 2.5 केजी चीनी आ रहा है, तो ये बढ़ा हुआ चीज़ इनमें इन्वेस्ट करेगा। मतलब अगर आय प्रभाव भी मांग के नियम लागू करवाने में मदद कर रहा है। किसी वस्तु की अगर कीमत घट जाती है, मतलब उपभोक्ता की शुद्ध आय बढ़ जाती है और वो बढ़ा हुआ चीज़ उसी में इन्वेस्ट करेगा, मीन्स चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा खपत होगा, लोग ज़्यादा खरीदेगा। यहाँ देखिए ना, पहले 2 किलो खरीद रहा था, अब 40 रुपये हो गया, 2.5 किलो खरीद रहा है, तो यहाँ पर भी वस्तु की जैसे ही प्राइस कम हुई है डिमांड बढ़ गई है, अर्थात ये भी मांग को नियम को संतुष्ट करता है, ठीक है। अर्थात आय प्रभाव भी एक कारण है, ठीक है। इसके अलावा उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, उपभोक्ता के संख्या में परिवर्तन। पहले क्या हुआ कि भाई सब आदमी गरीब थे, अब क्या हुआ भाई सबको जो है रोजी रोटी मिल गई है, तो भाई पहले कम आदमी खरीदते थे, अब ज़्यादा खरीद रहे हैं, है ना। तो उपभोक्ता के संख्या में परिवर्तन भी, है ना, जो है आपका मांग के नियम आरोपित करने के लिए जिम्मेवार है। इसके अलावा यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा हो, जैसे कि मैंने अभी इसी एक पॉइंट में पढ़ाया है, स्थानापन्न वस्तु, इसी के बहुत ज़्यादा क्लोज एक पूरक वस्तु भी होते हैं, और यहाँ बच्चे जो है गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसे अलग से पढ़ाया। हालांकि पूरक वस्तु से इस वाले पार्टिकुलर पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नोट करके समझाता हूँ। पूरक वस्तु वह वस्तु होती है जिसका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल, है ना। कार रहेगी तो पेट्रोल लगेगी ही लगेगी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे CNG से चला लेंगे, तो भाई वो भी ईंधन समझ लो यार, कार और ईंधन, ठीक है। इसके अलावा ब्रेड और बटर, है ना, बहुत सारे बच्चे सोचे ब्रेड नमक खा लेंगे, तो आप खाने को कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन वैसा जो कॉम्बिनेशन है साथ में है उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वस्तु का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। इसीलिए यदि इनमें से किसी एक की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो दूसरे की मांग अपने आप घट जाती है। लेकिन स्थानापन्न वस्तु में क्या हो रहा था, एक का डिमांड कीमत जैसे ही बढ़ता था दूसरे का डिमांड बढ़ जा रहा था, और जो पूरक वस्तु है इसमें क्या होता है, एक का कीमत जैसे ही बढ़ा दूसरे का डिमांड भी घट गया, यानी सेम चीज चलता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक होता है। अभी मैंने धनात्मक बताया था, क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अपसाइड, है ना। आपूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि कीमत बढ़ने के साथ साथ आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, और कीमत घटने के साथ साथ आपूर्ति की मात्रा भी घटती है। इसे सिंपल में समझेंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली पॉइंट है ये। जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान करते हैं और रेडीमेड कपड़ा बना के बेचते हैं, तो आप जो है अभी 10 पीस कपड़ा रोज बना के बेचते हैं और 100 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। अब जो है आपका इसमें जैसे मान लीजिए कि अब 110 आपने एक दिन देखा कि भाई 110 रुपये में भी लोग खरीद रहे हैं, तो आप जो है ये 10 पीस को बढ़ाना चाहेंगे, कम से कम 12-15 करना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी मनसा है अत्यधिक लाभ कमाना। पूरे अर्थशास्त्र भी लाभ कमाने के लिए ही है, ठीक है भाई। तो मतलब कीमत में बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है। यहाँ पे लिखा है कीमत बढ़ने के साथ आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। छोटा सा एग्जांपल से समझाया हूँ। पहले 100 रुपया में बेच रहे थे 10 पीस, जैसे आपने एक दिन 110 रुपया में एक बेचा, आपको लालच आया, आप जो है सप्लाई को बढ़ाना चाहेंगे। इसके लिए हो सके तो आप एक आदमी भी रख लेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा लॉरेंज वक्र, ये क्या है भाई, आय वितरण को दर्शाता है, यानी आय के असमानता को दर्शाता है। गिनी गुणांक भी सेम काम करता है। यह भी एक सांख्यिकी माप है जो किसी समूह, किसी देश या किसी कौम के अंदर संपत्ति के वितरण की असमानता को दर्शाता है। एक क्वेश्चन अभी हाल में ही पूछा गया था, गिनी गुणांक का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है, इसे ध्यान रखेंगे। फिलिप्स वक्र के द्वारा क्या दर्शाया जाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच रिलेशन को दर्शाया जाता है फिलिप्स वक्र के द्वारा, है ना। फिलिप्स साहब ने कहा था कि भाई मुद्रास्फीति अगर मार्केट में बना हुआ है तो बेरोजगारी कम रहेगा, और अगर बेरोजगारी मुद्रास्फीति बिल्कुल नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ेगा, ठीक है। 2001 जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी,
देखिए 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 में जो जनगणना हुई उसमें मेल लिटरेसी रेट में जो 32% की शुद्ध वृद्धि देखी गई थी। ठीक है, साक्षरता दर 2001 में 64.83% था, जो 2011 में बढ़ के 74.4% हो गया। 9.21% की सीधा सीधा जो है टोटली वृद्धि हुआ है ना। इसके अलावा 2011 में पुरुष साक्षरता 82-14% था और महिला साक्षरता 65-46% रहा था। ठीक है, देखिए जनगणना को मैं बहुत बारीकी से आपको टॉपिक वाइज, आपको सभी को पता होगा कि मेरा कोई भी कंटेंट लेने से आपको टॉपिक वाइज जो 50 टॉपिक का एक टॉपिक वाइज कंटेंट है वो आपको दिया जाता है ना। जो पेड गुरुजी आपको 999 में पढ़ाएंगे वो तो टॉपिक मैं मुफ्त में पढ़ाता हूँ, और ये सब जो पढ़ा रहा हूँ ये तो भैया प्लस पॉइंट है मेरिट में आने के लिए। ठीक है, तो उसमें मुझे लगा कि भाई ये वाली बात छूट गई है, इसीलिए यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं। जनरली आप जनगणना से क्वेश्चन देखते हैं नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ टॉपिक वाइज से कर लेना है। 2011 के दौरान साक्षरता में प्रतिशत वृद्धि जो है 38.82 हुआ था। पुरुष साक्षरता में वृद्धि 31.98% और महिला साक्षरता में 49.10% की वृद्धि हुई थी। इसीलिए इसे लगभग में हमने 32% आंसर करा है। ठीक है, जनगणना 11 में ग्रामीण क्षेत्र की लिटरेसी रेट 71-42 और अर्बन एरिया का जो लिटरेसी रेट रहा था ये 83-18 था। एक ही बात को कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं। एक मामूली साक्षरता दर को करीब 8-9 पॉइंट से मैंने पिरोया है, कहीं से भी उठा के पूछ लेगा और पूछते ही है। ठीक है, देश में सबसे अधिक लिंगानुपात तथा साक्षरता केरल की थी। दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो इंडिया भूभाग का क्षेत्र है वो है आपका पदुचेरी, है ना। ये यूटी है, यूटी में तो पहला होगा ही अगर समग्र देश में दूसरा स्थान है केरल के बाद तो, है ना। इसके अलावा 2011 जनगणना देश की समग्र लिंगानुपात 943 माफ कीजिए, बाल लिंगानुपात 919 था और बाल लिंगानुपात में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश राज्य का था 972। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे समग्र लिंगानुपात वाला सबसे अधिक केरल, है ना, वैसे ही बाल लिंगानुपात सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश 972। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की लिंगानुपात 949। ये आरपीएफ 2025 में आपको ये पॉइंट पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है लिंगानुपात कितना था, तो 949, है ना। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात 929 था। ठीक है भाई, बाल लिंगानुपात का एज फैक्टर क्या होता है, तो 0 से 6 वर्ष के, है ना, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी 1000 बच्चों पे बच्चियों की संख्या को जो है निकाला जाता है बाल लिंगानुपात। जनगणना 2011 में दशकीय वृद्धि जो डेकेडिकल ग्रोथ रहा था ये 17.64% रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए भारत के जीडीपी में वृद्धि कितना अनुमान लगाया गया है, 6.5% जो है आईएमएफ के द्वारा लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान महानिदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा, इसके कार्यकाल में फिर से बढ़ोतरी कर दिया गया है। अपने सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। इसे विश्व बैंक का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जैसे प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति आपस में बहन है, जैसे शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह आपस में बहन है, वैसे ही भैया, है ना। इनके अलावा विश्व बैंक या IBRD भी इसे कहते हैं। IBRD का फुल फॉर्म भी रेलवे पूछता है, पता नहीं क्यों, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। इसकी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुसार 1944 में किया गया था। आईएमएफ का भी स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अनुसार ही हुआ था, तो दोनों का एक ही रख लीजिएगा, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसकी भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह बंगा है। विश्व बैंक ने 25-26 हेतु भारतीय जीडीपी का अग्रिम अनुमान 6.60% लगाया है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी का अग्रिम अनुमान 6.7% लगाया, यानी विश्व बैंक और आरबीआई दोनों सेम लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग के अनुसार 1934 में किया गया था, है ना। 1935 में होगा जी, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है भैया, है ना, 1935 कर लेना, ये 1935 में होगा, है ना। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और वर्तमान में 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है। प्रमुख कार्य मौद्रिक नीति बनाना, सरकारी बैंकन का कार्य करना, बॉन्ड की खरीद बिक्री करना, कमर्शियल बैंकों को लोन देना, MFI कंपनी सूक्ष्म वित्तीय कंपनी होते हैं उनको रेगुलेट करना इत्यादि।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 25-26 के लिए जो अग्रिम जीडीपी अनुमान है ये 6.4% है। अप्रैल 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। वर्तमान रेपो रेट कितना है? 6%। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये सब बात ध्यान रखना, यहाँ से पूछे जाते हैं। महाबलीपुरम प्रकाश स्तंभ का निर्माण किस पल्लव शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये महेंद्र वर्मन के द्वारा करवाया गया था। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के दूसरे शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने विचित्र, चिता तथा मत विलास प्रहसन, ये इनके लेख का नाम है, डायरेक्ट पूछा जाता है, इनकी रचना की थी, है ना। इन्होंने महाबलीपुरम प्रकाश स्तंभ और कांची विश्वविद्यालय का निर्माण भी करवाया था। कौन? महेंद्र वर्मन, है ना भैया। इनके अलावा महेंद्र वर्मन कौन से धर्म को मानते थे? तो शुरुआत में जैन धर्म को मानते थे, बाद में जो है नैनार संत के प्रभाव में आने से शैव धर्म को मानने लगे। ठीक है भाई। इन्हीं के शासनकाल के दौरान चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश पर आक्रमण कर दिया था। तो ये है भाई पल्लव वंश पर आक्रमण किसके काल में हुआ, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की, है ना, प्रकाश स्तंभ का निर्माण साउथ इंडिया में किसने करवाया, ये सब इस पॉइंट में आपने देखा। पल्लव वंश के संस्थापक कौन? हम इनके बारे में पढ़ते हैं। यह पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए। नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। इन्होंने बातापी, कोंडा और ममल्ला की उपाधि धारण की। अब नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्होंने संगमकालीन शासक जो भी राजवंश थे संगम काल में 3, चोल, चेर और पांड्य, इनको भी परास्त किया था। इन्होंने महाबलीपुरम शहर की स्थापना करी थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग दक्षिण भारत का दौरा किया था। अपार, सिरुथोंदर तथा तिरुगानसमुंदर, ऐसा नाम है भाई, ये नैनार संत थे जो इन्हीं के काल में हुए थे। जैसे कालिदास किसके काल में हुआ पूछते हैं, हरिसेन किसके काल में हुआ, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में। ये तीनों संत को जो है ध्यान रखेंगे, और ये अपार नामक संत से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है भाई, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा सौर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। डायरेक्ट पूछा जाता है सौर मंदिर का निर्माण किसने किया। डायरेक्ट पूछा जाता है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया। तो भाई खजुराहो वाला चंदेल है, ये सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आदि बराह पेरुमल गुफा, है ना, गुफा मंदिर है जो पल्लव वंश के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पे आप सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन जो पल्लव शासक हैं उनकी प्रतिमा को आप देखेंगे। ठीक है। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण भी जो है इन लोगों ने करवाए थे, यानी पल्लव शासक ने करवाए थे। यहाँ पे पांडव के नाम पे आधारित रथ है ना, ध्यान रखें। चलते हैं आगे। निम्नलिखित लोक नृत्य तथा उनसे संबंधित राज्यों के साथ किसका मिलान गलत है? छठी लोक नृत्य, देखिए छठ पूजा लोक बिहार का है, लेकिन छठी लोक नृत्य ये हरियाणा का है। तो यहाँ पे आपका गलत हो गया और यही राइट आंसर कर देंगे 1 नंबर। गोवी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश से सही मिलाया गया है। धनकर लोक नृत्य ये पंजाब राज्य से सही मिलाया गया है। चैती घोड़ा लोक नृत्य उड़ीसा से सही मिलाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर हो जाएगा। छठी लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है। हरियाणा के अन्य लोक नृत्य में आएंगे तो गुग्गा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फाग, धमाल, लूर, मजीरा, ये सभी के सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हो जाएंगे। छठी, है ना। अब देखिए ये जो धमाल है ना, इसी प्रकार का एक इसी का भाई है सिद्धि धमाल, है ना। तो जो सिद्धि धमाल है वो आपका गुजरात में होता है, और जो खाली धमाल है ये पंजाब और हरियाणा दोनों में होता है। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य के लोक नृत्य में आएंगे घंटा मर्दाला, लंबाड़ी, ढिमसा, कोलाटम, दप्पू, भामाकल्पम इत्यादि, ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में नृत्य होते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा पंजाब राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में भांगड़ा, गिद्धा, धमाल, जुलिया, भांड, लुद्दी, किकली, ये सभी आपके जो है पंजाब में करे जाते हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भांगड़ा में सिर्फ मेल वर्जन है और गिद्धा सिर्फ महिला के द्वारा की जाती है पंजाब में, ये ध्यान रखेंगे। एक पाथेर भांड भी है यहाँ पे, जैसे आप भांड देख रहे हैं, एक पाथेर भांड भी है ना, पाथेर भांड, ये जो है पाथेर भांड ये जम्मू कश्मीर में होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, हम भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ठीक। बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य झिझिया, जाट, जटिन, बिरहा, पवरिया, विदेशिया, बिहुला, है ना, छठ पूजा, सामा चकेवा, ये बिहार के नृत्य और त्योहार का नाम है। ठीक है। झिझिया दुर्गा पूजा में किया जाता है। उड़ीसा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य बाघा नाच, दलखाई ये त्योहार नृत्य,
घुमरा, देखिए खाली घूमर है तो राजस्थान है, घुमरा है तो उड़ीसा है, ठीक है। पाइका, घंटा मृदंगम, अभी आपने देखा है घंटा मर्दाला, घंटा मर्दाला रहता है तो आंध्र प्रदेश का होता है, घंटा मृदंगम होता है उड़ीसा का रहता है। रंगवादी, किसावादी, है ना। चैत यात्रा, धनु यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, कछुआ महोत्सव, नोईखाई महोत्सव, राजा पर्व, ये जो कोस्ट में आप देख रहे हैं ये उड़ीसा का त्योहार का नाम है, और जो कोस्ट में नहीं है वो सब नाच है, लोक नृत्य है ना। जुलाई 2024 में शुरू की गई अस्मिता योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? अस्मिता योजना का संबंध है शिक्षा मंत्रालय से, है ना। अस्मिता योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में किया गया था। इस योजना का क्या है लक्ष्य कि जो भाई हायर एजुकेशन की जो पुस्तकें हैं, जो किताब हैं, उनको भारतीय भाषा में तैयार करना है, और इस काम में शिक्षा मंत्रालय का सपोर्ट कर रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, है ना। इसके तहत आगामी 5 वर्षों में भारत के संविधान विभिन्न 22 भाषाओं में 22,000 पुस्तक को जो है तैयार करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना के तहत जो है 300 यूनिट तक बिजली जो है फ्री में दिया जाता है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत जो है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको 10 लाख रुपए तक की लोन दिया जा सकता है। देखिए मुद्रा योजना में लोन की सीमा बढ़ा दिया गया है, पहले बता देता हूँ 20 लाख कर दिया गया है। इनके अलावा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये चलाया गया था कि जो चीन से सटे हुए भारतीय राज्य हैं और उनमें भी जो रिमोट गांव हैं, बहुत ज़्यादा तटवर्ती गांव हैं, जो बहुत ही नज़दीक पड़ती है आपके मतलब जो लाइन होते हैं, बॉर्डर होते हैं, है ना। तो उस गांव का उत्थान करने के लिए यह योजना चलाया गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव से चलाया गया था, और आप सभी को पता है कि जो किबुथु है ये इंडिया के सबसे पूर्वी बिंदु है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो इस वाले जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश आते हैं, सिक्किम आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आते हैं, यानी चीन से जो भी सटे हुए भारत के क्षेत्र हैं। महिला खेलो इंडिया लीग का नाम बदलकर अब अस्मिता लीग कर दिया गया था, अनुराग ठाकुर जब थे तो उसी समय किया गया था। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। इस प्रश्न में थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे, जो भी अधिनियम है ये भारतीय स्तर पे बात करेगा, लेकिन जो मैं डेट बताऊंगा कि ये दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है वो वर्ल्ड स्तर पे है, तो ये बात का थोड़ा अच्छा खासा ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है विश्व जैव विविधता दिवस, मतलब पूरे विश्व में 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू करवाया गया था। इसका मतलब ये कतई नहीं कि ये विदेश स्तर पे, ये इंडिया स्तर पे है, अधिनियम जो है इंडिया स्तर पे। वर्तमान समय में भारत में 45 जैव विविधता विरासत स्थल है ना, 43 यूनेस्को के स्थल है ना, 43 यूनेस्को के स्थल है, 89 रामसर स्थल है, 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, 4 प्राकृतिक हॉट स्पॉट है। ये सब है भैया भारत के कुछ आंकड़े, है ना। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था भैया? 1986 में। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय वन अधिनियम कब आया था भैया? 1927 में। प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण तथा प्रबंधन अधिनियम ये भारत के स्तर पे 2010 में आया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी में। और आर्द्र भूमि पर रामसर समझौता आप सभी को पता होगा, जो इंटरनेशनल स्तर का है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया था, है ना। देखिए वन अधिनियम कहेगा तो 1927, अब राष्ट्रीय वन नीति तो 1988। तो भाई एक जैसे वर्ड देखते ही आप जो है फिसल मत जाना, अलग अलग अधिनियम अलग अलग समय में आए हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इंडिया में सबसे अधिक बाघ किस स्टेट में पाए जाते हैं? आप लोगों से क्वेश्चन आंसर डिमांड करूंगा। पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED को कहा जाता है, जो 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था, है ना। ये पृथ्वी सम्मेलन इसलिए बताया क्योंकि पृथ्वी दिवस भी है जो पर्यावरण से संबंधित है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, ठीक है भाई।
भारतीय संविधान के स्रोत तथा उनसे संबंधित देश में किसका मिलान जो है गलत है। राज्य सूची का प्रावधान रूस के संविधान से, यही गलत है। राज्य सूची का जो प्रावधान है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। बाद बाकी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका। 3 गो सही है, पहला गलत है, पहला ही आंसर है। राज्य सूची तथा संघ सूची का जो प्रावधान है ये दोनों सूची का प्रावधान कनाडा से, और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान के 7वीं अनुसूची जो 7वां शेड्यूल है वहाँ पे इस तीनों सूचियों को रखा गया है। और इसमें क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ। संघ सूची में संघ कानून बनाता है, समवर्ती में दोनों मिली जुली बनाते हैं, और राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं जब तक कोई विशेष प्रावधान न किया जाए। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय है, राज्य में 61 गो है, और समवर्ती में 52 गो विषय वर्तमान समय तक शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा तो लिए ही गए थे, समवर्ती सूची तो लिए ही गए थे। इसके अलावा जो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान होते हैं संसद के, जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और अध्यक्षता स्पीकर साहब करते हैं, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार है ना, संसदीय विशेषाधिकार, दोहरी सदन वाली व्यवस्था, अपर सदन लोअर सदन, ये जो है ब्रिटेन से लिया गया है। जापानी संविधान के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाया गया है, प्रोड्यूस्ड एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, ये लिया गया है जापानी संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिए गए हैं, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आर्टिकल 61 के अनुसार लगाते हैं ये लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है। देखिए हाल फिलहाल एक एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितने बार है। पहले इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछते थे कि भाई भारतीय संविधान शुरू हो तो प्रस्तावना शुरू होते हैं तो हम भारत के लोग, ठीक है, तो यहाँ पे भारत शब्द का जो है जिक्र 2 बार होंगे, है ना। हम भारत के लोग, भारत को, बस यहीं तक है, भारत भारत 2 बार, ठीक है भैया, तो 2 बार होगा। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया और 2 बार हुआ है। इनके अलावा मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये समिति था स्वर्ण सिंह समिति। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप 30 का बैठक 2025 में कहाँ प्रस्तावित है, तो ब्राजील में होगी। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म आपके यूपी पेट में पूछा गया था जो पिछले बार एग्जाम हुआ था, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही करवाता है ये कोप वाला बैठक, ठीक है, तो ये जरूरी है। कोप 29, 28 और 27, क्योंकि 30 तो अभी होना है ब्राजील में, 29 हुआ है अजरबैजान में, 28 हुआ था अमीरात में यूएई में, और 27 हुआ था मिस्र में। ये जनरली नवंबर दिसंबर महीना में हर साल होते हैं। गेल-लुसाक का नियम के अनुसार गैस द्वारा लाए गए दबाव और गैस से संबंधित डॉट 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 के सीधे समानुपाती होते हैं। तो भाई गेल-लुसाक के नियम में ये जो है गैस के द्वारा लगाए गए दबाव खास करके कंटेनर पे और परम ताप के सीधे आनुपातिक या समानुपाती होते हैं, तो यहाँ पे परम ताप आंसर हो जाएगा, है ना। गेल-लुसाक का नियम जिसे दबाव नियम भी कहा जाता है, इसके अनुसार जब आयतन स्थिर होता है तो किसी गैस का दबाव उसके परम तापमान के सीधे आनुपातिक होते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है और खाली स्थान दिया गया था। गैस के नियम से संबंधित 5 गो नियम होता है। एक तो बॉयल का नियम होता है, चार्ल्स का नियम होता है, गेल-लुसाक का नियम होता है, एवोगाड्रो का नियम होता है, और इन चारों से मिली जुली जो कंक्लूजन निकलता है उसे संयुक्त गैस कानून कहते हैं, जिसे हम आदर्श गैस का समीकरण भी कहेंगे, इसी से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये 5 जो है गैस के नियम पे कार्य करता है। तो कई बार मैंने यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हुए देखा है एग्जामिनर को कि निम्न में से कौन से गैस के नियम से संबंधित नहीं है ना, तो उसमें दे देगा एगो आर्किमिडीज का, तो वो नहीं है, एगो दे देगा भैया फैराडे का, तो वो नहीं है ना, समझ रहे हैं। इसके अलावा ये बॉयल का नियम ये क्या कहता है, स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें कांस्टेंट क्या रहता है ये याद कर लेना है, बाद बाकी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाली है बॉयल के नियम में। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, किसी गैस का आयतन उसके तापमान के समानुपाती है जब दाब स्थिर हो। यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है, किसी आदर्श गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान, है ना, किसी आदर्श गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान, है ना, यदि तापमान और दबाव स्थिर हो तो गैस का आयतन और मात्रा सीधे समानुपाती होते हैं, यानी गैस का आयतन और उसके मात्रा जो है सीधे समानुपाती होते हैं यदि
तापमान और दाब दोनों स्थिर हो। अर्थात एवोगाड्रो के नियम से हम क्या समझे कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे। तो पहले वाले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, बॉयल वाले में, चार्ल्स वाले में प्रेशर कांस्टेंट था और एवोगाड्रो में दोनों कांस्टेंट हो गए। अब इसी सब से मिला जुला के निकला आदर्श गैस का नियम। इसका समीकरण डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, PV बराबर nRT, है ना। अब इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए, P से हो जाएगा प्रेशर, है ना, P से होगा दाब प्रेशर, V से हो गया इसकी मात्रा, T से हो गया भैया तापमान, R से हो गया आपका स्थिरांक, ये जो है आपका स्थिरांक है, और N जो है मोल की संख्या है। तो ये है भैया गैस पे आधारित नियम समीकरण। तो ये थे भैया आज का प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में लेंगे, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपने जर्नी को काफ़ी आसान बना सकते हैं। जय हिंद।